स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो आज हम क्लास 10th के ये वार्षिक परीक्षा 2026 एनुअल एग्ज़ाम जो 2026 से होने वाला है, तो इसके लिए हम ये जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम 5 साल का हर विषय में, हर सब्जेक्ट में 5 साल का जो प्रश्न पत्र है उसका हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे, एक्सप्लेन करके उसका इस तरह से इसको पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस भी इसके साथ ही साथ पूरा हो जाए। क्योंकि आपके पास सिलेबस को शुरू से पढ़ने का अब आपके पास टाइम नहीं है। एग्ज़ाम के लिए मुश्किल से 2-2.5 महीना आपका बचा हुआ है। तो इसलिए चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जिस किसी के पास भी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के या 11th आर्ट्स के या 12th आर्ट्स के, तो उनको जैसे ही वीडियो जाए कम से कम आप चैनल को वैसे ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पर डे जो हमारा सीरियल नंबर से जितना भी हमारा वीडियो जाता है हर सब्जेक्ट का, तो वो आपको मिलता रहे और आपको पढ़ने के लिए अलग कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन मानिए 100% यहाँ आपकी तैयारी जो है एग्ज़ाम का हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ साइंस को शुरू किए थे और इसमें हम देखे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था। ये 2025 का जो पूछा गया प्रश्न था, इसमें हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, टोटल आपको 110 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें से 80 में से आपको 40 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। तो और 40 मार्क्स का आपका ये हो गया, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 1 से 20 तक इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग 21 से इसको आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, यहाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, 40 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए जो सही विकल्प होगा उसको आपको एक OMR शीट मिलेगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोला जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है उसमें गोला होता है, 4 गोला होगा ABCD करके जो आपका विकल्प है। और जो आपका आंसर होगा, जैसे आपका आंसर C होगा तो C का पहले क्वेश्चन में आप OMR पर जो C होगा उस गोला को आप ब्लू या ब्लैक पेन से आप उसको पूरी तरह से, अच्छा तरह से आप उसको घेर देंगे, उसको रंग देंगे। तो अगर आप 40 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसमें 1 मार्क्स भी ऑब्जेक्टिव में कटता नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। और हम लोग पढ़ लिए हैं 20 तक, तो 21 से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट 20 हो गया। 21 देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन। ये 4 प्रकार का क्रम दिया है। जैसे आपके घर में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है ना कि जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, उसका मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम प्रतिरोधक का उपयोग करते हैं। तो आप जो है प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, रुकावट बढ़ाने के लिए, करंट के खिलाफ में आपको, करंट के आपको अगेंस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मान बढ़ाने के लिए आप जो रेसिस्टर लीजिएगा, आप जो प्रतिरोधक है उसको आप किस रूप में जोड़िएगा। तो आप जान लीजिए कि 2 प्रकार से हम किसी सर्किट में, किसी विद्युतीय परिपथ में हम क्या करते हैं कि
कनेक्ट करते हैं, विद्युतीय परिपथ हम अपना तैयार करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं। तो एक हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, और एक पार्श्व क्रम होता है जिसको हम पार्श्व क्रम का यहाँ अंग्रेजी देख लीजिए, पार्श्व क्रम जो होता है उसको पैरेलल कहा जाता है। तो पार्श्व क्रम को हम समानांतर भी बोल सकते हैं, पैरेलल मीन्स समानांतर होता है, यानी एक श्रेणी क्रम हो गया और एक हो गया समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी, समांतर या समानांतर भी इसको हम लिखते हैं। तो दो तरह से हम क्या करते हैं कि परिपथ को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है, रेसिस्टेंस को अगर आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए आप जो प्रतिरोधक है आप इसको किस तरह से कनेक्ट कीजिएगा, श्रेणी क्रम में, मतलब कंटिन्यू आप एक ही परिपथ में बहुत सारा अपैरेटस को आप कनेक्ट कीजिएगा, या फिर समानांतर क्रम में पैरेलल, जैसे एक वायर यहाँ हो गया, एक वायर यहाँ हो गया। तो इस तरह से आप अपने परिपथ को कनेक्ट कीजिएगा, या फिर लगातार ऐसे ही आप कनेक्ट कीजिएगा। इसी में आप बहुत सारा जो भी आपका अपैरेटस होगा तो ऐसे ही आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, प्रतिरोध को R1, R2, R3 इस तरह से ले लीजिए, या फिर ये R1, R2, R3 ये क्या है, ये समानांतर है। तो समानांतर क्रम में आप प्रतिरोधकों को जोड़िएगा या श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। किसके लिए? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए। किसको? रेसिस्टर को, यानी प्रतिरोधक को। किस क्रम में हम इसको जोड़ेंगे? तो इसका सही जवाब होगा कि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश वॉल्यूम इसका देखिए, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। आप जो है आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है आपके कमरे वगैरह को गर्म करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो आपका कॉइल होता है, उसमें जो तार होता है, वह तार किस धातु का बना होता है? यानी इलेक्ट्रिक हीटर आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक हीटर में वायर तो होगा ही ना, तार होगा। तो तार जो होगा बिजली के प्रवाह के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए जो तार होगा, वह तार जो है वह किस धातु का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर का? तो ये हमें याद रखना है। तो ये नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम जो होता है एक मिश्र धातु होता है। एक याद रखिएगा, नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु का अर्थ हुआ कि ये एक से अधिक धातुओं को मिला करके नाइक्रोम को बनाया जाता है, और इसमें 80% आपको निकेल रहता है। ये जो नाइक्रोम रहता है ना, इसमें आपको 80% इसमें निकेल रहता है, निकेल रहता है। और 20% जो बच गया इस नाइक्रोम में, वो क्या रहता है? क्रोमियम रहता है। तो इस तरह से आपने दो धातु देखा, एक का नाम है निकेल और एक का नाम है क्रोमियम। इस निकेल और क्रोमियम दोनों धातु 80% भाग निकेल का लेंगे और 20% जो भाग है वह क्रोमियम का लेंगे, और दोनों को एक साथ क्या करेंगे? हम उसको पिघला करके, और तब हमारा जो एक एलॉय बनेगा, एक मिश्र धातु बनेगा। मिश्र धातु का मतलब है कि ये मिला हुआ है, मिलावट है। ये निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है नाइक्रोम। तो ये दोनों मिला करके जब हम ये नाइक्रोम बनाते हैं, निकेल और क्रोमियम को मिला करके, तो नाइक्रोम से बना हुआ जो हमारा कुंडली होता है, जो तार होता है, वो तार इतनी आसानी से गलता नहीं है, क्योंकि हीटर है। और हीटर में जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो सिर्फ अगर निकेल या क्रोमियम का अकेला अगर आप वायर रखते हैं तो वायर क्या होगा? गल जाएगा।
तो गल जाएगा, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक हीटर खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप निकेल और क्रोमियम को मिला करके एक मिश्र धातु बना लीजिएगा तो उसका नाम रखा जाएगा नाइक्रोम, तो ये इतनी आसानी से आपको गलेगा नहीं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली है उसको बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा नाइक्रोम को। तो हमारा 22वां जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है कि आप जैसे पृथ्वी का ग्लोब होता है, पृथ्वी अर्थ जो है उसका हम लोग स्कूल वगैरह में या किसी ऑफिस में देखते हैं कि ये गोल कलर का एक ग्लोब रहता है। तो ग्लोब जो है क्या दिखाता है? वो एक तरह से पूरे पृथ्वी का एक मॉडल है, एक मॉडल है। उस ग्लोब में हम देखते हैं कि इस ग्लोब में किस भाग में मैंने कहाँ पर पृथ्वी पर अमेरिका है, कहाँ आपको महासागर है, कहाँ पहाड़ियाँ हैं, सारी चीज़ें जो है ग्लोब में हम देख लेते हैं अपने टेबल पर रख करके। पूरे पृथ्वी की संरचना को देख लेते हैं। तो पूरे पृथ्वी पर जो ये वार्मिंग बढ़ रही है, जो गर्मी जो बढ़ रहा है, इस गर्मी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा चीज़ें इस ग्लोबल पूरे दुनिया भर में जो गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी के लिए कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी है इसमें से? तो 4 ऑप्शन दिया है। तो एक है हमारा ये NH3 अमोनिया है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है। ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। ऊष्मा को कैसे अवशोषित करेगा? तो मान लीजिए कि आप बहुत सारा मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, कल कारखाने से धुएं निकल रहे हैं, या आप पेड़ पौधों को आप भारी संख्या में आप उसकी कटाई कर रहे हैं। तो ये सब जब आप कीजिएगा तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न होता है, जो कल कारखानों से निकलते हैं या फिर मोटर गाड़ियों में जो ईंधन होते हैं उसके जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, या फिर जीव जंतु जो सांस के रूप में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिलता है? वायुमंडल में मिलता है, पूरे एटमॉस्फेयर में मिलता है पृथ्वी के। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसमें एक गुण पाया जाता है कि ये सूर्य का जो ऊष्मा है उसको ये अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। तो पूरे वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए और सारा कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को, हीट को अगर सोखना शुरू करे तो क्या होगा? पूरा हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गर्म हो जाएगा और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। और क्यों उत्तरदायी है? क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आता कहाँ से है? तो मोटर गाड़ियों में जलने वाले जो ईंधन है उससे निकलती है। उसके बाद जीव जंतु सांस के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो निकलती है। और कल कारखानों से जो ईंधन के जलने से जो या वेस्टेज वगैरह जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वातावरण में मिक्स होता है भारी मात्रा में। तो अगर हम इसके उत्पादन को कम कर दें या फिर इसके असर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? पेड़ पौधे लगाएंगे या फिर वैसे ईंधन का हम प्रयोग करेंगे मोटर गाड़ियों में, जिसके जलने से बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे पर्यावरण में मिले, तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ। आपको अगर कहीं कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको रिपीट अगले वीडियो में और बेहतर ढंग से आपको क्लियर कर देंगे। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल सबसे पहले आप जीवाश्म समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो जीवाश्म जो टर्म आया है, इस जीवाश्म टर्म को हमें समझना है। पहले
ये जीवाश्म जो टर्म आया है, जीवाश्म को ही अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। तो ये जो जीवाश्म है इसको समझना कि आखिर जीवाश्म क्या होता है। तो लाखों वर्ष पहले किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, या समुद्र के अंदर भी बहुत सारे आपको पौधे पाए जाते हैं। तो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो घास है और वो सब क्या हुआ कि जब किसी कारणवश जब वो उसका अपघटन हुआ, डिकम्पोज हो गया और वो दब गया ज़मीन के नीचे, लाखों वर्ष तक रहा, तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे इस पृथ्वी पर, तो लाखों साल पहले किसी पृथ्वी के किसी हिस्से के धंसने के कारण कहिए, या बाढ़ हो सकता है, या भूकंप हो सकता है, किसी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के कारण जो वैसे जीव जो सजीव थे, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु यही तो सजीव होते हैं। तो ये जब जमीन के नीचे दब गए किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण, और लाखों वर्ष तक जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में वह जमीन के नीचे दबे रहे, तो दबने के बाद उनका क्या हुआ, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अनुपस्थिति में, चूँकि ऑक्सीजन उनको नीचे मिला नहीं, इसका क्या हुआ, इसका आपको अपघटन हुआ, डिकम्पोज हुआ, यानी वह अपने छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ कि वो पृथ्वी के नीचे जो है एक स्टॉक के रूप में, एक भंडार के रूप में जमा हो गया। और उसी भंडार को हम आज के रूप में, आज ईंधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेट्रोलियम है, ये भी आपको एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि पेट्रोलियम जो है समुद्र के में पाए जाने वाले जो जीव जंतु थे, उनके भारी संख्या में ज़मीन के नीचे दबने के कारण आपको ये पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। और पेट्रोलियम के ऊपर ही आपको, आप देखिएगा तो ये आपको जो आज एलपीजी सिलेंडर में जो हम लोग गैस भरते हैं, तो वो भी आपको पेट्रोलियम के कुआं से ही निकाला जाता है इसको। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह जीवों के अपघटन से बना है। प्राकृतिक गैस, इसी के ऊपर है नेचुरल गैस, जिसको हम लोग जलाते हैं ईंधन के रूप में, एलपीजी गैस। प्राकृतिक गैस जो है ये ऐसा गैस जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, उसे ही तो प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो जो गैस हम लोग अपने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो गैस को इंसान ने नहीं बनाया, वो मानव निर्मित गैस नहीं है, उसको प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक रूप से बना है, नेचुरल तरीके से बना है। तो ये जो है प्राकृतिक गैस जो है, ये क्या है, ये भी तो आपको जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेड़ पौधों के ज़मीन के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने से उसको टुकड़ों में लाखों वर्ष तक जो है टूटने से क्या हुआ, ये कोयला बना। तो इस तरह से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये तीनों के तीनों जो है फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के ज़मीन के नीचे लाखों वर्ष तक दबे रहने के कारण ये ईंधन बने हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऊपर्युक्त सभी। तो इस तरह से आपको 24वें प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। आप देखते हैं कि हम लोग सौर मंडल में रहते हैं, हम सोलर सिस्टम में रहते हैं, वी लिव इन सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में आप देखेंगे तो सूर्य जो है वह, उसकी परिक्रमा आपको जो 8 ग्रह है, और उसके बाद इन ग्रहों की परिक्रमा भी कई उपग्रह करते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह एक चंद्रमा है। तो ये सब के सब जो है क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इनमें से सूर्य है, और सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य के साथ आप रात में देखेंगे तो आपको अनगिनत असंख्य तारे हमें आसमान में उगे हुए दिखते हैं रात में। तो सूर्य और ये जो तारे होते हैं, और सूर्य भी जब एक तारा है, तो इससे विशाल मात्रा में हमको ऊर्जा उत्पन्न होता है। कौन कौन सा ऊर्जा इससे उत्पन्न होता है, तो मुख्य रूप से हमें आपको प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, ये 2 ऊर्जा हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है सूर्य और तारों के द्वारा उत्सर्जित होता है। ये निकलता है, ये
प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा का जो विशाल ऊर्जा है, इसका स्रोत जो है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा जो उत्सर्जित ये विशाल ऊर्जा है, इसका स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है। मतलब सूर्य और तारों में क्या कोई परमाणु है, कोई किसी तत्व का परमाणु है, उसके नाभिक के फटने, डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियर फिजन, यानी उसके नाभिक के क्या फिजन होने से, यानी उसके विखंडित टुकड़े होने से ये ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या नाभिकीय संलयन, या फिर दो नाभिक को एक साथ जुड़ जाने से दो तत्वों के परमाणु, हो सकता है किसी तत्व के परमाणुओं से ही तो वो बने हैं, वो उष्मा का जो हमें ये तारा जो दिखाई देता है, तो इसमें कहता है कि क्या नाभिक के टूटने से बनता है, या फिर कई तत्वों के परमाणुओं के नाभिक के जुड़ने से इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, या ये दोनों प्रक्रिया द्वारा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ये इसमें नाभिक के जुड़ने से होता है। अब सवाल उठता है कि ये नाभिक जो है ये कौन है, नाभिकीय संलयन किस तत्व के परमाणु के नाभिक इसमें जुड़ते हैं? तो हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु जब एक दूसरे के साथ जब इसके नाभिक संलयित हो जाते हैं, जब उनका फ्यूजन हो जाता है, फ्यूज कर जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो मिलने के कारण क्या होता है कि आपको अधिकांश मात्रा में हमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से सूर्य तथा अन्य जो भी तारे हैं उनसे जो हमें उत्सर्जित विशाल ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो इस तरह से हमारा 25 क्लियर हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। 26 हमारा ये जो है से क्लियर हुआ। उसके बाद हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के नज़दीक इसको चलते हैं, और 26 से हम इसको कोशिश करेंगे, चूँकि 3 में तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन 4 लेक्चर में इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 लेक्चर में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, और उसके बाद वेरी शॉर्ट में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध जो है इसके निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो ये जो टिहरी बांध है इसको अगर देखा जाए तो इसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ था, इसको बनाना स्टार्ट हुआ था 1978 में, और 1978 में ये अगर कहिए तो उत्तर प्रदेश में इसको बनाना शुरू हुआ था, और जिस भाग में ही बना था वह भाग अभी उत्तर प्रदेश से आपको बट करके और उत्तराखंड में आ जाता है। ये टिहरी बांध अभी उत्तराखंड राज्य में आपको टिहरी बांध है, और ये 1978 से बनना शुरू हुआ, और 2006 में ये तैयार हुआ। ये टिहरी बांध जो है ये बन करके 2006 में तैयार हुआ। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका बांध बनाने का उद्देश्य था आपको लैंड इरिगेशन, भूमि की सिंचाई करना, उसके बाद बिजली उत्पादन। आपको बांध बनाया जाता है जब नदियों पर, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है, ये भी याद रखिएगा। ये टिहरी बांध जो है भागीरथी, ये सोशल साइंस में आपका काम आ जाएगा और साइंस में तो आएगा ही। तो ये भागीरथी नदी पर आपको इस बांध को बनाया गया था। तो जब इस पानी को एक जगह कहीं स्टॉक किया गया, और स्टॉक करके और पनबिजली तैयार किया गया। आपको पता है कि पानी से भी हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। तो जो टिहरी बांध का निर्माण है ये क्यों किया था सरकार ने? तो ये 1978 में बनना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश ही से ही आपको उत्तराखंड बना है। तो आज जहाँ पर टिहरी बांध है ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, और ये 2006 में बनकर तैयार हो गया और भागीरथी नदी के किनारे बना था। और इसका उद्देश्य था भूमि की सिंचाई करना, बिजली का उत्पादन करना, और पीने की जो पानी है, जल आपूर्ति, लोगों के पीने योग्य पानी का भी आपको उत्पादन करना इसका उद्देश्य था। तो देखिए 3 उद्देश्य यहाँ दिया है, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति। अब ये बांध बनाने से एक और फायदा क्या है?
कि इससे बाढ़ नियंत्रण भी किया गया। आप देखते हैं कि बिहार में खास करके जो उत्तर बिहार है, जिसमें कोसी नदी का जो आप देखिएगा जब प्रकोप बढ़ता है तो पूरा जो पूर्णिया, आपको कटिहार, किशनगंज, ये सब जो आपका क्षेत्र होता है वो कोसी प्रमंडल का जो क्षेत्र होता है वो पूरा बाढ़ में डूब जाता है हर साल, और करोड़ों रुपए जो है सरकार के उनके राहत पहुंचाने में सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह का कोई बांध बना दें, सारे पानी को एक जगह कलेक्ट कर ले और उसको अगर हम इस उद्देश्य से बनाए कि हम ज़मीन खेतों की भी सिंचाई कर ले और उसी से बिजली उत्पादन भी कर ले और लोगों के लिए पीने का पानी भी अगर हम उपलब्ध कर ले, तो इस पानी के कारण जो इतना सारा जो हरासमेंट होता है, जो लोगों के जीवन के लिए खतरनाक होता है ये बाढ़, जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं हर साल, कितना जो है सरकार का पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाता है, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बारिश हो जाती है क्योंकि स्कूल जो है बाढ़ में दह जाता है, हॉस्पिटल दह जाते हैं। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि बहुत बड़ा जो हमारा संसाधन है उसका हर साल हरासमेंट होता है। तो सरकार अगर इच्छा शक्ति रखे और इस तरह का अगर बांध बनाने की योजना बना ले तो हम समझते हैं कि इन समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाएगी, लोगों के जीवन की भी हम रक्षा कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि एक फ़ायदा होगा कि इससे बिजली भी उत्पादन हो जाएगा, लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी उपलब्ध हो जाएगा और पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये तीनों उद्देश्य हमारा पूरा हो जाएगा अगर हम कोसी में जो बाढ़ का प्रलय आता है उसको वहाँ पर एक बांध इस तरह की बना दे, इस तरह की एक परियोजना सरकार अगर ला दे तो ये टिहरी बांध जो बनाया गया था ये इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण भी था, क्योंकि भागीरथी नदी का जो बाढ़ था ये आपको उत्तराखंड के बहुत बड़े क्षेत्र को हर साल इसी कोसी की तरह बर्बाद कर देता था। तो इसलिए सरकार ने ये 1978 में इस योजना को शुरू किया और ये 2006 में ये टिहरी बांध का निर्माण जो है हो पाया और उसके बाद खेतों की भी सिंचाई होती है आज के समय में, उससे पनबिजली भी तैयार होता है और लोगों के पीने की जो पानी है उसकी भी व्यवस्था हो जाती है। तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जो था इनमें से सभी था। आपको विशेष कुछ करना नहीं है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं लेक्चर्स को सुनते जाना है ध्यान से, आपको पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड अगर आपको वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा तो आप उसका जवाब देने की स्थिति में रहेंगे, यानी मूल रूप से आपका सिलेबस पूरा हो रहा। नेक्स्ट है हमारा 27। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना आप देखते होइएगा कि घर पर बच्चों के लिए हम लोग जो टॉयज लाते हैं, खिलौने लाते हैं, तो उसको रिमोट वगैरह से चलाया जाता है, या आप उसका चाबी वगैरह होता है तो चाबी वाला तो सिस्टम भी अभी बनता है, लेकिन रिमोट से आप देखिएगा कि बच्चा खिलौना वगैरह को घुमाते रहता है। तो आखिर वो चलती कैसे है? तो उसमें तभी चलेगी जब उस खिलौना में बैटरी लगा होगा। सेल मतलब क्या होता है? इसको हम एक तरह से बैटरी कह सकते हैं। इसमें बैटरी लगा होगा और इसमें जो बैटरी लगा होता है वो सोलर बैटरी नहीं रहता है, वह डैनियल सेल भी नहीं रहता है, ड्राई सेल रहता है, इसमें सूखा सेल। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल याद रखिएगा। और इस सूखा सेल क्या करता है? सूखा सेल में आपको एक प्रकार का केमिकल रहता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करता है। सूखा सेल क्या कार्य है? तो यह है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये सेल का यही काम है। ये सूखा सेल जो होता है, ड्राई सेल, जिसको हम खिलौना में इस बैटरी का जो हम उपयोग करते हैं, ये उस बैटरी में जो केमिकल होता है वह केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई उसमें आ जाता है, जिसके वजह से
ये खिलौना जो है वो गति की स्थिति में आ जाती है। कोई खिलौना आपको झाल बजा रहा है, कोई दूसरे तरह का एक्टिंग कर रहा है, कोई हवा में आप देखते हैं कि प्लेन उड़ाने वाला भी आ गया, अभी जो रिमोट से उड़ाता है लोग, तो उस सब में जो है आपको सूखा सेल भरा जाता है। तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का, और सेल को ही हम बैटरी कहते हैं। और इस सूखा सेल का क्या कार्य है? तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो इस तरह से 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं 28 पर। तो ये पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जैसे आप अगर जल का वैद्युत विच्छेदन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी जल का विद्युत विच्छेदन आप कर रहे हैं, जल का विद्युत विच्छेदन आप कर रहे हैं। विद्युत विच्छेदन का अर्थ हुआ कि ये जो जल है इसका अणु सूत्र होता है H2O। इसका अर्थ हुआ कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्वों से ये जल बना होता है। तो इसमें जब आप इस जल में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विच्छेदन में क्या करते हैं, पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। तो उसके तोड़ने के लिए यदि हम विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत धारा का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको वो जिस कॉइल को आप अंदर घुसाइएगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा, दो उसमें ध्रुव बने होंगे, दो ध्रुव बने होंगे उस कॉइल के। एक को कहा जाएगा कैथोड और एक को कहा जाएगा एनोड। तो इसमें कैथोड जो है वो उस पर माइनस चार्ज रहता है और एनोड पर आपको प्लस चार्ज रहता है। ये कह सकते हैं कि ये ऋणात्मक ध्रुव है और एक धनात्मक ध्रुव है। तो आवेश का क्या नियम है? ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है। आवेश का नियम है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे माइनस पर माइनस नहीं जाएगा, उस माइनस पर अगर माइनस ले जाएगा तो उसको रिपेल करेगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा, धक्का देकर भगाएगा। अगर प्लस पर प्लस को ले जाइएगा तो प्लस को भगाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि समान जो आवेश होता है उसमें प्रतिकर्षण होता है, और जो असमान आवेश होते हैं, जैसे एक माइनस है एक प्लस है, तो उसमें क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। तो जैसे ही आप पानी में आप विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाएगा, और हाइड्रोजन जो होता है उस पर आपको H+ आयन बनता है। हाइड्रोजन जो होता है वो धनायन में परिवर्तित हो जाता है। जब पानी में विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो चूँकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो जैसे ही प्रवाहित कीजिएगा तो ये पानी का जो ये दोनों भाग है ये टूटेगा, और टूटने के बाद हाइड्रोजन जो है ये H+ आयन में बदल जाएगा और ऑक्सीजन माइनस आयन में बदल जाएगा। तो ये प्लस है तो ये किसके तरफ भागेगा, ये माइनस की तरफ भागेगा। लेकिन यहाँ है कि इसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर आपको ये कौन जाएगा, चूँकि माइनस है तो यहाँ प्लस वाला जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो ये 28 का आंसर हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए। उसके बाद हम चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब नीचे आपको एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है, ZnO+C एरोवेट Zn+CO। इसमें ZnO क्या है, एक जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड है, और ये क्या है, कार्बन है, ये जिंक है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोनोऑक्साइड भी हम इसको लिखते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड को, जो जस्ता का ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है
तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जाता है और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और कार्बन के साथ जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ, लेकिन इसमें से सही क्या है, किसका क्या हो रहा है, तो ये जान लीजिए कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ हुआ कि इसमें किसी का उपचयन हो रहा है तो किसी का अपचयन हो रहा है, यानी जब उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें किसी का उपचयन हो रहा है और किसी का अपचयन हो रहा है, तो इसमें से किसका आपको ये सही है। तो अगर किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो कहा जाता है कि उसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ ZNO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ये हट रहा है। ये जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था ये जिंक से हट गया, तो इसका ये उपचयित हो रहा है। जबकि अगर ऑक्सीजन जुड़ता तब हम कहते कि हाँ इसका उपचयन हो रहा है, तो ये गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, तो कार्बन अपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये मूल रूप से हमारा अपचयित हो रहा है, यही सही है। हमारा डी जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्योंकि इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो हमारा डी विकल्प इस में सही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो आप इसमें देखिएगा कि अगर हम 2Zn ले लेते हैं, 2HCl ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये आगे बन जाएगा, एरोवेट यहाँ देंगे, ZnCl2 प्लस H2। कौन सा गैस मुक्त हुआ, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया तो सिर्फ जस्ता के लिए हमें नहीं समझना है, ये समझना है कि ये धातु है जस्ता, और उसके बाद ये क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अम्ल है। यानी जस्ता ही नहीं, कोई भी धातु हो इसके नज़दीक, चाहे वह आयरन हो, चाहे वह मैग्नीशियम हो, चाहे वह एल्यूमिनियम हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। अब हो सकता है कि अगला एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि एल्यूमिनियम, जस्ता की जगह एल्यूमिनियम रख दे कि एल्यूमिनियम तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो फिर एल्यूमिनियम भी तो धातु है, जिस तरह से ये जस्ता धातु था उसी तरह से एल्यूमिनियम भी धातु है। तो कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस ही बनता है। तो ये H2 गैस बनेगा किसी भी धातु और अम्ल के अभिक्रिया के बीच में। सिर्फ जस्ता ही नहीं, जस्ता का ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ एल्यूमिनियम लिख सकता है, यहाँ मैग्नीशियम लिख सकता है, यहाँ आयरन लिख सकता है, किसी भी धातु का नाम लिख सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि जब किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। यानी चूना के पानी में आप किस गैस को प्रवाहित कीजिएगा तो चूना के पानी का कलर दूध के जैसा हो जाएगा। तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड आप याद रखिएगा। हम लोग घर की पुताई के लिए मार्केट से जो सूखा हुआ चूना लाते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चूना पत्थर है। और ये जो आप लाते हैं और इसको क्या करते हैं कि एक बड़ा सा नाद वगैरह लेकर के या बड़ा सा बाल्टी लेकर के उसमें हम पानी डाल के और बड़ी सहजता से डालते हैं उस सूखे हुए चूने को, क्योंकि जैसे ही आप चूना को डालिएगा तो वो खौलने लगेगा पानी में।
क्योंकि पानी और चूना, सूखा हुआ चूना के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और आपको 1 घंटा लगे या कुछ समय लगे, उसके बाद वो आपको रासायनिक अभिक्रिया जब पूरी हो जाती है तो हमें फिर बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाता है और उसी चूना से हम दीवार की या घरों की पुताई करते हैं। तो अगर उस चूना का जो पानी है उसके ऊपर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित कर दें तो जो चूना का कलर है वो बिल्कुल दूध के जैसा दिखाई देने लगेगा। तो निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? CO2। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? मिल्की मतलब दूध के जैसा कर देता है लाइम वाटर, चूना के पानी को। तो इस तरह से 31 क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा 32 है। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो आपको बताए थे कि ये सूखा हुआ चूना है और जैसे ही हम इसको क्या किए कि H2O पानी में हम इसको मार्केट से ले आए, बोरा में ये रहता है सूखा हुआ चूना, और इसको पानी में मिलाए तो ये क्या बना? CaOH होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना बन गया। या इसी को हम चूना जल भी कह सकते हैं, इसमें पानी की मात्रा मिली हुई है इस कैल्शियम में। तो ये बुझा हुआ चूना का ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत मंजन प्रायः होता है। दंत मंजन यानी जिससे हम क्या करते हैं कि अपने ब्रश में लगा करके और पेस्ट वगैरह जो हम लाते हैं उसी को दंत मंजन कहते हैं। तो देखिए कोई भी जो सफाई का जो सामान होता है, आप जैसे सर्फ ले आइए या साबुन ले आइए, आप यहाँ पर दांतों की भी सफाई कर रहे हैं, तो दांतों की सफाई जब भी करेंगे तो किसी भी कपड़ों की सफाई करना है या कोई भी गंदगी की सफाई करना है तो उसके लिए हमको क्षार का ही प्रयोग करना होगा। ये साबुन और सर्फ ये सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये दंत मंजन भी एक प्रकार क्या है, क्या होता है? ये क्षारीय होता है, ये अल्कलाइन होता है। और इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि हम खाना वगैरह खाते हैं या फिर अंदर जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है वो अम्ल का कुछ भाग हमारे दांतों तक आ जाता है। अम्ल का कुछ भाग हमारे दांतों तक आ जाता है। कभी कभी आप क्या होगा कि खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है और उसको अगर आप खाइएगा तो आपका दांत जो है पूरा कोट हो जाता है। तो कोट हो जाता है तो कोई क्षारीय पदार्थ आप खा लीजिए, मैग्नीशियम की गोली खा लीजिए। मैग्नीशियम की गोली खाइएगा, एसिड के असर को तुरंत समाप्त कर देगा। तो ये समझिए कि ये दंत मंजन का जो होता है ये प्रायः क्षारीय होता है। और इसके प्रयोग करने से क्या होता है कि दांतों में अगर अम्ल अगर पहले से है, एसिड का असर है, तो वो एसिड क्या करेगा? वो एसिड आपके दांतों को क्या करेगा कि उसका एक तरह से कहिए कि उसको तोड़ेगा, उसको गलाना शुरू करेगा दांतों को एसिड। तो ये जैसे ही आप दंत मंजन यूज कीजिएगा तो फिर अम्ल के असर को क्षार जो है समाप्त कर देता है, अम्ल के असर को समाप्त कर देता है। इसलिए हम दंत मंजन का प्रयोग करते हैं और दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। और क्यों क्षार का प्रयोग करते हैं ये हमने आपको बता दिया। क्षार का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये अम्ल के असर को समाप्त कर देता है और हमारे दांतों की सफाई हो जाती है। और किसी भी क्षार का उपयोग जैसे साबुन हो, सोडा हो, सर्फ हो, सबका उपयोग सफाई के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34। नेक्स्ट है 34। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ये हम आपको बताए हुए हैं, पीछे जो हम लोग बुक पढ़े थे तो उसमें हम सिट्रिक अम्ल का चर्चा किए थे। और ये जो एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है। और ये नींबू ही नहीं, जितना भी खट्टे फल है, नींबू खट्टा होता है तो जितने भी खट्टे फल होते हैं इस सब में आपको ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाए जाते हैं, चाहे वह संतरा हो, नींबू हो या और भी कोई खट्टे फलों को ले सकते हैं। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है आपको थोड़ा पॉइजनस होता है और ये बिरहनी वगैरह या मधुमक्खी वगैरह जो काटता है, डंक मारता है, तो डंक मारने के समय आपको ब्लड में एक एसिड छोड़ देता है जिस एसिड को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और बताइए कि इसका असर अगर समाप्त करना होगा तो क्या करेंगे हम? अम्ल है तो फिर क्षार अगर यूज कर देंगे उसके लिए, वहाँ पर हम क्षार को अगर हम मिला देंगे तो इस अम्ल का असर जो है समाप्त हो जाएगा। एसिड के असर को क्षार ही समाप्त करता है।
तो यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन था, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये हमारा आंसर है, ये वाला। उसके बाद 35, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एक गोली होती है, और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका जो पीएच मान होता है 10.5 होता है। ये वन लाइनर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। इसका कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम आपको क्लियर करें, लेकिन फिर आएगा पीएच मान आएगा तो हम उसको विस्तार से समझाएंगे। उसके बाद 36 नंबर देखिए, जस्ता। जस्ता, जस्ता को जिंक बोला जाता है अंग्रेजी में। एन ओर ऑफ जिंक इज, जस्ता का अयस्क है। अयस्क किसको बोला जाता है? अयस्क उन पदार्थों को बोला जाता है जिससे किसी धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारे आपके घरों में जो लोहा है, उस लोहा का छड़ का इस्तेमाल करते हैं, या लोहा के खिड़की वगैरह, या बहुत सारे उपयोग में हम बर्तन में, साइकिल वगैरह में, ढेर सारा आपको मोटर गाड़ियों को बनाने में हम लोहे का प्रयोग करते हैं। तो जो लोहा ज़मीन के नीचे से हम खोद करके निकालते हैं वह, और जो लोहा हम प्रयोग करते हैं बिल्कुल वैसा नहीं होता है ज़मीन के नीचे। तो ज़मीन के नीचे जब वो रहता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली रहती है, मिट्टी रहती है, और भी कोई दूसरे प्रकार के आपको बेकार पदार्थ उसमें मिले रहते हैं, और उसको जो है क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, रिफाइनिंग करके, और तब लोहा प्राप्त किया जाता है। तो उसी तरह, तो उस जो अशुद्धि के साथ अगर कोई धातु अगर मिला हुआ है ज़मीन के नीचे तो उसी को अयस्क कहा जाता है। तो हर धातु का कोई ना कोई अयस्क होता है। जैसे लोहा का अयस्क हेमेटाइट है, उसके बाद तांबा का अयस्क आपको कॉपर पाइराइट है। उसी तरह से जस्ता भी एक अयस्क है। तो जो जस्ता हम अपने जीवन में जिंक जो प्रयोग करते हैं, जिंक धातु का जो प्रयोग करते हैं, तो वह प्रकृति में बिल्कुल उसी रूप में नहीं पाया जाता, उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। और जब उसमें अशुद्धियाँ मिली रहती है तो उसके अयस्क को हम जिंक ब्लेंड करते हैं, उसका नाम जिंक ब्लेंड है। जस्ता का अयस्क जो है उसका नाम है जिंक ब्लेंड, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और कैलामाइन भी होता है एक, जिंक ब्लेंड के साथ एक और नाम याद रखिएगा, कैलामाइन। ये कैलामाइन जो है ये भी आपको जस्ता का अयस्क होता है। जैसे आपको हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है, और लोहा के और भी कई अयस्क होते हैं, जब अयस्क आएगा तब हम उसको क्लियर करेंगे। तो ये जस्ता के दो अयस्क का नाम याद रखिएगा, एक जिंक ब्लेंड और एक कैलामाइन। नेक्स्ट है धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह है कौन सा धातु है जो अम्लराज में घुल जाता है। अब सवाल उठता है कि अम्लराज जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HNO3 और HCl, ये जो देख रहे हैं, ये अगर 1:3, इसको हम कह सकते हैं 1:3, यानी एक अनुपात हमारा नाइट्रिक अम्ल का, और 3 अनुपात हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या इसका मिश्रण तैयार कर ले तो इससे ये अम्लराज हो जाएगा। और अम्लराज जो है, इसमें कौन सा आपको धातु है जो आसानी से गल जाता है, तो अम्लराज में ये सोना, औरम AU, सोना जो है ये आसानी से घुल जाता है इस अम्लराज में। ये हाइड्रोक्लोरिक, सोचिए ये HCl हमारे आंत में भी पाया जाता है, हमारे भोजन को पचाने में भी ये HCl भूमिका निभाता है, और ये सोना जैसे धातु को गला देता है, उसको घुला देता है। तो सोचिए ये कितना शक्तिशाली है। लेकिन हमारी जो आंत होती है उसके दीवारों पर म्यूकस पाए जाते हैं, जो म्यूकस क्या करते हैं, हमारे आंत की दीवारों की रक्षा करता है। नहीं तो HCl हमारे आंत को भी उसी तरह से घुला देगा। जब सोना को घुला दे सकता है तो आंत की क्या क्षमता है। तो धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो है औरम, सोना का संकेत AU होता है। तो 37 क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट चलते हैं 38 पर। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है?
निम्नलिखित में कौन ये आयनिक यौगिक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। तो आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक है उसे ही कहा जाता है जिसमें वैद्युत संयोजक बंधन पाया जाता है। तो इसमें हमें देखना है कि ये जो आप CaCl2 देख रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी आयनिक यौगिक है। पोटेशियम ये KCl ये भी आपको आयनिक यौगिक है। HCN ये भी आपको आयनिक यौगिक है, लेकिन इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। इसमें सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। हम लोग इसमें यौगिकों के बीच में, यौगिकों के बनने में तत्वों के परमाणुओं के बीच जो बंधन पाया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आएगा टर्म जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में इसको नहीं क्लियर करके हमारा जो लॉन्ग आंसर में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में वहाँ हम इसको क्लियर करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोग होता है, और इस रासायनिक संयोग में क्या होता है कि कार्बन के परमाणु, कार्बन के बाहरी कक्षा के जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन को मदद करते हैं, और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा के जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के बाहरी कक्षा के साथ क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। क्यों? अस्थायी होने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो किसी भी तत्व के परमाणु के बीच जब रासायनिक संयोग होता है तो वह परमाणु एक अस्थायित्व के लिए, यानी अस्थायी होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वहाँ पर आयन बन रहा है, H+ आयन और O- आयन। तो H2O को हम क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे, क्योंकि आयन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच परमाणुओं की, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है इसके बंधन में बनने में, और इसके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो वैसे कोई भी यौगिक जिसके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं वो आयनिक यौगिक नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आयन नहीं बनता है। आयन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं हो रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु है वह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, और इसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंधन बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हीलियम गैस है। हीलियम गैस है तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि 6 अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको पहला हम लोग हीलियम से ही स्टार्ट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। कौन कौन है? हीलियम, उसके बाद आपको नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, जेनन भी हम लिख सकते, जेनॉन लिखिए, जेनॉन, और लास्ट में होता है रेडॉन। तो ये 6 जो है, ये 6 निष्क्रिय गैस या इसी को अक्रिय गैस कहा जाता है। तो ये सिंपल ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है, अक्रियाशील होता है। तो हीलियम गैस क्या है? एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, उसके बाद फिर हमारा 40 क्वेश्चन जो बचेगा उसको 2 लेक्चर में हम समाप्त करेंगे। और इसको ये आप नहीं समझिएगा कि आपने सिर्फ टिक लगाया है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। इससे जुड़ा हुआ जो आपके बुक में पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको भी हमने मेंटेन करने का अथक प्रयास किया है। इसलिए आप यकीन मानिए सभी सब्जेक्ट्स के अगर 5 वर्षों के जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर उसको ठीक से आपने यहाँ से तैयारी कर लिया, बोर्ड एग्जाम में 100% प्रश्नों के आप उत्तर देने की स्थिति में होंगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंस जिसको प्रकृति ने बनाया, तो हीरा, हीरा से ज़्यादा, डायमंड से ज़्यादा कठोर पदार्थ इस पृथ्वी पर अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये 40वां प्रश्न
हमारा क्लियर हो गया और हमने 2 लेक्चर में 1 से 40 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। और आप लोगों से फिर लास्ट में आग्रह है कि आपके जो रिलेटिव्स है या दूसरे स्कूल के आपके मित्र हैं, वे सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर लेक्चर जो हमारा जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी पूरी तैयारी हर विषय की हो जाएगी। तो आपके जो 10th के स्टूडेंट्स हैं या 11th आर्ट्स के हैं या 12th आर्ट्स के हैं, तो उन सभी दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे के क्लास में भी जब आप लोग इसको बेहतर ढंग से पास करें तो आगे भी हम आपके लिए सेवा कर सकें। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं।